हाय एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम क्लास 11 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी टोटल 10 चैप्टर का चैप्टर वाइज टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब आज के वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसको बनाने में हमें काफ़ी 3 से 4 दिन लगे हैं क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार आपके एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसलिए आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट एनसीईआरटी से डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि हर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 3.0 या 4.0 या बिहार स्टेट जो आने वाली वैकेंसी है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। प्रैक्टिस सेट प्लस उसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 का, क्लास 12 का ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज वीडियो बना चुका है। आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया जाएगा। जिस टॉपिक से पिछले बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से आपको एमसीक्यू भी दिया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करके जाना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसा माना जाता है कि 10 से 12 सवाल आपके डिटो सवाल पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो सिर्फ आपको 251 में दिया जाएगा। प्लस आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर शॉर्ट टर्म में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर है वो है सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। तो उसका पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति, समाज, संस्कृति या ऑप्शन डी है विज्ञान। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समाज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाज शास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, एमिल दुर्खिम। इस चारों टॉपिक से हमने हर टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे कंप्लीट किया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो क्योंकि ये चारों नाम ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके पिछले बार एग्जाम में इस सिर्फ चार टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में ये चारों टॉपिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाजशास्त्र किस प्रकार की विज्ञान की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान या ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। याद रखिएगा समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या ऑप्शन डी है समाज शास्त्र। तो याद रखिए क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज शास्त्र। क्वेश्चन नंबर फाइव, समाज शास्त्र का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना, व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना या ऑप्शन डी है चिकित्सा उपचार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, समाजशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है संघर्ष सिद्धांत, विकास सिद्धांत, धर्म सिद्धांत या ऑप्शन डी है समाजीकरण सिद्धांत। तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, संघर्ष सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन सा समाजशास्त्री वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर एट, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। समाज का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, संस्कृति का मानदंड क्या है? पहला ऑप्शन है समाज के नियम और मान्यताएं या ऑप्शन बी है आर्थिक नीतियां, वैज्ञानिक सिद्धांत या ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज के नियम और उनके मान्यताएं। क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र का एक प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है समाज के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना, व्यक्तिगत लाभ कमाना, राजनीति प्रचार करना, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना। अब यहाँ से चैप्टर 2 जो कि आपका है टर्म, कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। चैप्टर 2 से हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप बस वीडियो में बने रहना। और सारे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका प्रैक्टिस हो जाता है, और एग्जाम से पहले जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जितने भी आपने नोट्स तैयारी किए हैं, अगर आप उससे एक शॉर्ट शॉर्ट स्पीड में आप उससे रिवीजन कर लेते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आज के वीडियो में आप खुद को जज कर पाओगे कि अभी तक आपने जितने मेहनत की है तो आप कितना मेहनत याद कर पाए हो, कितने क्वेश्चन आपको याद है। आज के वीडियो में आप खुद का ओवरऑल एक जज कर पाओगे कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, और आने वाले जो पेपर है 19 तारीख को आप उसके लिए कितने रेडी हो। तो कोई भी कमी हो आप इससे अपनी कमी को दूर कर पाओगे एग्जाम से पहले। आज के वीडियो में हम क्लास 11 देख रहे हैं, अगले वीडियो में चैप्टर क्लास 12 का सारे चैप्टर का वीडियो देखेंगे, जिससे क्लास 11 और क्लास 12 जो कि आपके एनसीईआरटी बेस है आपके एग्जाम के लिए, तो उसे हम शॉर्ट टर्म में कवर कर पाएंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाएगी। ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी 3 से 4 दिन मेहनत लगे हैं। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लाइक शेयर करते हो तो मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो मेरी तरफ से मेहनत किया जा रहा है, आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सामाजिक संरचना का एक घटक क्या है? स्थिति, भूमिका, समूह, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, समाज शब्द का अर्थ क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको बताया व्यक्ति और उनके पारस्परिक संबंध समाज के मतलब माने जाते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक समूह का उदाहरण क्या है? परिवार, देश, महाद्वीप, या ऑप्शन डी है ग्रह। तो याद रखिएगा सामाजिक समूह का उदाहरण परिवार माना जाता है, जो कि आपके प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कानून, परंपराएं, नैतिक मान्यताएं, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। समाज में वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? जाति, धर्म, लिंग, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि संस्थान का अर्थ क्या होता है। तो संस्थान का अर्थ होता है एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित संगठन, संस्थान का मतलब माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति का एक विशिष्ट कार्य, ऑप्शन बी है समाज का एक सचेतन भाग, या ऑप्शन सी प्राकृतिक घटना, या ऑप्शन डी है जैविक कार्य। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? सामाजिक मान्यता पे, आर्थिक स्थिति पे, शैक्षिक स्तर पर, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृति मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा संस्कृति मूल्य का अर्थ होता है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नैतिक मान्यताएं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक अस्थिकरण का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था, राष्ट्रीयता, भाषा, या ऑप्शन डी है भूगोल। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जाति व्यवस्था। अब यहाँ से आपका चैप्टर 3 से अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूट से टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है परिवार की कौन सी विशेषता होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए कि परिवार की कौन सी विशेषता होती है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। ऑप्शन ए। धार्मिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक लाभ, सामाजिक नियंत्रण, वैज्ञानिक अनुसाधन, या ऑप्शन डी है सैन्य शक्ति।
तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षा संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान का वितरण, सामाजिक मान्यता, राजनीतिक प्रचार या ऑप्शन डी या आर्थिक विकास। तो याद रखिएगा, शिक्षा संस्थान का मतलब होता है ज्ञान का वितरण। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, जो कि काफी आसान आंसर था। आर्थिक संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, आर्थिक संस्थान का प्रमुख उद्देश्य धन का उत्पादन और वितरण को माना जाता है, जबकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजनीतिक संस्थान का एक उदाहरण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। राजनीतिक संस्थान का एक उदाहरण आपका सरकार को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता समाजीकरण संस्थान तो आपका परिवार होता, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है राजनीतिक संस्थान, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरकार। परिवार के कौन से प्रकार नहीं होते हैं? इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था और मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर इसका दिया था। तो याद रखिएगा, जो अराजक परिवार होता है वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, धार्मिक संस्थाओं में कौन सी क्रियाएं शामिल नहीं होती? पहला ऑप्शन है पूजा, सामाजिक समारोह, वैज्ञानिक प्रयोग या ऑप्शन डी है आस्था। धार्मिक संस्थाओं में कभी भी वैज्ञानिक प्रयोग का यूज नहीं किया जाता, उसकी क्रियाएं कभी भी शामिल नहीं होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा संस्थान में कौन सा कार्य शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है ज्ञान का प्रसार, मूल्यांकन, सामाजिकरण या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आर्थिक संस्थान का एक प्रमुख भाग क्या है? उत्पादन, मनोरंजन, सामाजिक नियंत्रण या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संरक्षण। उम्मीद है कि आप जब टॉप 100 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करोगे तो आप लोगों का स्कोर 90 प्लस होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी वीडियो में ये सारे चैप्टर से काफ़ी डिटेल वीडियो देखा है। अगर आपने एनसीईआरटी का पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर जरूर चेकआउट करना। हर चैप्टर से हमने टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हर चैप्टर से हम टॉप 10 क्वेश्चन को मैंने बनाया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हर चैप्टर से 30 से 50 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। और याद रखिएगा, क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और लास्ट में आपके टोटल 100 मार्क्स में से कितना स्कोर आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपने काफ़ी पहले भी प्रैक्टिस किया होगा, तो आपका सारे लोग का स्कोर कम से कम 75 प्लस होना चाहिए। ऐसा आप लोग कोशिश जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन हमने कई बार रिविजन कर चुके हैं पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का कि संस्कृति का कौन सा तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है मान्यताएं, मूल्य, आस्था या ऑप्शन डी है जैविक आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जैविक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिकरण का सबसे पहला चरण कौन सा है? मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपका सामाजिकरण होता है, ठीक है, वो आपके प्राइमरी सबसे पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और थर्ड होता है आपका तृतीयक समाजीकरण। जो कि प्राइमरी में आपका परिवार आ जाएगा। इसे याद रखिएगा, बार बार सवाल पूछा जाता है कि परिवार कौन सा ग्रुप का समूह है, तो याद रखिएगा परिवार जो है आपका प्राइमरी ग्रुप है, और जो आपका स्कूल है, आपका मीडिया है, ये सब आपके सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति का अर्थ क्या होता है? तो मैंने कल ही या परसों के वीडियो में आपको बताया था संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सब बता पाओगे कि संस्कृति का अर्थ होता क्या है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक मूल्य और उनके मान्यताओं का संग्रह, ऑप्शन बी। समाजीकरण किसके माध्यम से होता है? तो समाजीकरण आप जब से जन्म लेते हो और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आपका समाजीकरण होते रहता है।
सबसे पहले आपका समाजीकरण आपके घर से होता है क्योंकि आप जन्म लेते हो और आपके पापा मम्मी भाई बहन सबसे आपका समाजीकरण स्टार्ट होता है और आपका समाजीकरण परिवार स्कूल मित्र समूह आपके दोस्त सब तब तक चलते रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सांस्कृतिक बदलाव का एक कारक क्या है? पहला ऑप्शन है प्रौद्योगिक भाषा भूगोल या जलवायु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृति का एक उदाहरण क्या है? पारंपरिक भोजन प्राकृतिक आपदाएं जैविक प्रक्रियाएं या ऑप्शन डी है भौतिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारंपरिक भोजन। क्वेश्चन नंबर 7 सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा सामाजिकरण का उद्देश्य सामाजिक मान्यताओं और उनके मूल्य को प्रसार करना इनका उद्देश्य माना जाता है। संस्कृति का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जीव विज्ञान समाजशास्त्र रसायन विज्ञान या ऑप्शन डी है भौतिक विज्ञान। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा समाज शास्त्र। सामाजिक परिवर्तन का एक कारण क्या है? नवाचार परंपरा रूढ़िवादिता या ऑप्शन डी है अंधविश्वास। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हो। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए नवाचार। संस्कृति लैंग का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है संस्कृति का अविकसित रहना संस्कृति तत्वों के असमान विकास सामाजिक नियंत्रण का अभाव या ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृति तत्वों का असमान विकास। इसके बाद चैप्टर 5 से हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि चैप्टर है डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मैथड जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन चैप्टर 5 से पहला क्वेश्चन है किस प्रकार की शोध पद्धति गुणात्मक आंकड़ों के लिए उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक गुणात्मक अन्वयनात्मक या ऑप्शन डी है वर्णनात्मक। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुणात्मक। समाज शास्त्रीय अध्ययन में किस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है? ये सवाल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्रत्यक्ष अवलोकन का लाभ क्या होता है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीय डेटा व्यक्तिगत पूर्वग्रह समय की कमी या ऑप्शन डी है उच्च लागत। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 शोध की योजना बनाते समय सबसे पहले कदम क्या है? पहला ऑप्शन है शोध समस्या की पहचान करना डाटा संग्रह करना डाटा विश्लेषण करना या ऑप्शन डी उसका निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मात्रात्मक शोध में कौन सी विधि सामान्यतः प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण साक्षात्कार सहभागी अवलोकन या ऑप्शन डी है आपका केस स्टडी। तो याद रखिएगा मात्रात्मक शोध में जो सबसे विधि उपयोग की जाती है वो है आपका सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 गुणात्मक शोध में क्या प्रमुख होता है? पहला ऑप्शन है गहराई और विवरण आंकड़ों की संख्या सामान्यीकरण या ऑप्शन डी है गणितीय विश्लेषण। आपको जो मैं करा रहा हूँ चैप्टर आपको क्लास 11 का इतना याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी पेड बैच में भी आपको इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि आपको सिर्फ एक वीडियो में क्लास 11 का पूरा डिटेल्स चैप्टर वाइज आपको वीडियो कराया जाए टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगी है सारे क्वेश्चन को चुनना जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसे आप जरूर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए जो कि आपका बेस है आपके एग्जाम के लिए। इसी से आपके क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके लैंग्वेज को बढ़ाकर इस सेम सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि पिछले बार सेम सवाल पूछे गए थे। इसलिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से देखना। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी शोध विधि गैर प्रायोगिक होती है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी बात की जाए गैर प्रायोगिक की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवलोकन विधि। शोध में प्राथमिक डेटा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है शोधकर्ता द्वारा एकत्र किया गया डाटा
पहले से उपलब्ध डाटा, सामान्य ज्ञान या ऑप्शन डी है वैज्ञानिक तथ्य। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यिकी विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी विश्लेषण का उद्देश्य डाटा का गणितीय विश्लेषण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शोध निष्कर्ष का क्या महत्व होता है? पहला ऑप्शन है नए ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत लाभ, या ऑप्शन सी है राजनीतिक प्रचार, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, नए ज्ञान का निर्माण। यहाँ पे टोटल अभी तक हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब है कि अभी तक हमने क्लास 11 का चैप्टर 5 तक अभी तक हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले अभी तक हम और 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। तो आप बस इसी एनर्जी से वीडियो में बने रहना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्राफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी, जो कि आपके पिछले एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 सवाल पूछे गए थे, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे ध्यान से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण किसके आधार पर होता है? पहला ऑप्शन है वर्ग, जाति, नस्ल, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। प्रतिस्पर्धा का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्ती, व्यापार, पारिवारिक, या ऑप्शन डी है धार्मिक संबंध, विश्वास। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता का मतलब माना जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस सामाजिक प्रक्रिया में संघर्ष शामिल होता है? पहला ऑप्शन है सहयोग, समायोजन, प्रतिस्पर्धा, या ऑप्शन डी है सुलह। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, धार्मिक मतभेद, सांस्कृतिक विभाजन, या ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना। वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण आर्थिक असमानता को माना जाता है, जो कि मैंने कई कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक गतिशीलता में कौन सी गतिशीलता शामिल होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखकर आप इसका राइट आंसर बताइए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से सभी। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन किसे माना जाता है? कानून, परंपराएं, नैतिकता, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। सामाजिक वर्गीकरण का एक उदाहरण क्या है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक वर्गीकरण का एक उदाहरण आपके जाति व्यवस्था को माना जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है भूगोल, ऑप्शन सी है जलवायु, या ऑप्शन डी है परंपरा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, सांस्कृतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, या ऑप्शन डी है वैज्ञानिक प्रगति। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आर्थिक विकास। अगला चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज, आपका सोशल ऑर्डर, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। आपके गांव में और आपके शहर में जो सोसाइटी रहती है उसमें क्या चेंजिंग होते हैं। इस चैप्टर से आपके सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे आपके पिछले एग्जाम में, तो आप इसे जरूर अटेम्प्ट करना और सारे क्वेश्चन याद जरूर रखना। पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का एक कारक क्या है? पहले क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शहरीकरण किसे संदर्भित करता है?
ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन, शहरी क्षेत्रों में जीवन, कृषि गतिविधियां या ऑप्शन डी या प्राकृतिक वातावरण। तो जब सवाल आपसे शहरीकरण का पूछा जा रहा है तो इसका राइट भी आंसर शहरी क्षेत्रों में जीवन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ग्रामीण समाज की एक विशेषता क्या है? तो आपने देखा होगा गांव में सबसे ज़्यादा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, उनकी रोजगार भी कृषि पर आधारित होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख साधन क्या है? कानून, धार्मिक अनुष्ठान, शैक्षिक संस्थान या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य सेवाएं। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून। शहरी समाज की एक विशेषता क्या है? उच्च जनसंख्या घनत्व, कृषि आधारित जीवन शैली, धीमी गति से जीवन या ऑप्शन डी है सीमित संसाधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च जनसंख्या घनत्व। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभाव क्या होता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का एक साधन किसे माना गया है? परंपराएं, तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विकास या ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शहरी समाज में सामाजिक विभाजन का एक कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, परंपराएं, ग्रामीण जीवन शैली या ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास का एक कारण क्या होता है? मतलब गांव से जो लोग शहर जाते हैं उनके पीछे जाने का रीजन क्या है, आपको ये बताना है। रोजगार के अवसर, कृषि कार्य, धार्मिक अनुष्ठान या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक उत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोजगार के अवसर। इसलिए रोजगार के लिए, पैसों के लिए लोग गांव से अपने घर को छोड़कर टाउन जाते हैं अपने कुछ रुपए कमाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का एक प्रमुख साधन आप किसे मानते हो? कानून को, धार्मिक अनुष्ठान को, सांस्कृतिक उत्सव को या ऑप्शन डी या प्राकृतिक आपदाएं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून। चैप्टर नंबर 8 है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्याओं का एक कारण किसे मानते हो? औद्योगिकरण, शिक्षा, कृषि या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मान्यताएं। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण के संदर्भ में सतत विकास का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन या ऑप्शन डी है राजनीतिक स्थिरता। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, परिस्थिति का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान या ऑप्शन डी है भौतिक विज्ञान। तो याद रखिएगा जो भी आंसर समाजशास्त्र टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। परिस्थिति का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंदर करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है समुद्र स्तर में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, सांस्कृतिक परंपराएं या ऑप्शन डी है आपका धार्मिक विश्वास। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र स्तर में वृद्धि। पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका क्या है? मतलब आप कैसे पर्यावरण को बचा सकते हो, आपको ये बताना है। वृक्षरोपण, औद्योगिक विकास, शहरीकरण या ऑप्शन डी या कृषि विस्तार। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वृक्षरोपण। प्राकृतिक संसाधनों का एक उदाहरण किसे आप मानते हो? पानी, मोबाइल फ़ोन, किताबें या ऑप्शन डी ये कपड़े। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको नेचुरल सोर्सेज आपका सिर्फ पानी है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। पर्यावरण प्रदूषण का एक स्रोत क्या है? उद्योग, शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक समारोह। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक संरचना पर पर्यावरणीय समस्याओं का एक प्रभाव क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य समस्याएं, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक स्थिरता या ऑप्शन डी है शैक्षिक प्रगति। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरणीय जागरूकता का एक उपाय आप किसे मानते हो? शिक्षा को, आर्थिक विकास को, राजनीतिक प्रचार को या ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान को।
तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सतत विकास का एक उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन या ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नवीकरण ऊर्जा का उपयोग। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इंट्रोडक्शन वेस्टर्न सोशलिस्ट, जो कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा समाज में उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इस चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट कर लो। और आपको बताना है कि मैक्स वेबर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। वर्ग संकर सिद्धांत, ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत, धर्म का समाजशास्त्र या ऑप्शन डी है कार्यात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एमिल दुर्कheim ने किस सामाजिक घटना का अध्ययन किया है। आत्महत्या, धार्मिक अनुष्ठान, जातीय संघर्ष या ऑप्शन डी है राजनीति। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमिल दुर्कheim ने सामाजिक घटना का आत्महत्या का अध्ययन किया है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है और मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस में बताया भी है कि समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कॉम्टे को माना जाता है, ऑप्शन सी। कौन सा समाजशास्त्री वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ये भी सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कार्ल मार्क्स। दुर्कheim का मुख्य योगदान किसे आप मानते हो। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, सामाजिक संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक क्रिया सिद्धांत या ऑप्शन डी है सामाजिक वर्ग सिद्धांत। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुर्कheim का बहुत सारे योगदान है आपके समाजशास्त्र में, लेकिन उनका मुख्य योगदान सामाजिक तथ्य का सिद्धांत माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा। किसने प्रोटेस्ट एथिक और कैपिटलिज्म की आत्मा लिखी थी। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स वेबर। और मैं आपको बता दूं कि चारों टॉपिक से हमने टॉप 50 क्वेश्चन, हर टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। ये सारे वीडियो आपके वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल आप मिस मत करना। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 7, हर्बर्ट स्पेसर ने समाज की तुलना किससे की थी। मशीन से, जीवित जीव से या ऑप्शन सी है किताब से या ऑप्शन डी आपका इमारत से। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेसर ने समाज की तुलना जीवित जीव से की थी, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त कॉम्टे का मुख्य सिद्धांत क्या है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ कि अगस्त कॉम्टे का मुख्य सिद्धांत पॉजिटिव में है। और इस पॉजिटिव से हमने टॉप 10 क्वेश्चन भी आपको कराए थे, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो कल का वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन मैंने कराए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा समाजशास्त्री समाज में ब्यूरोक्रेसी के महत्व पर जोर देता है। तो पहला ही क्वेश्चन था आपके ब्यूरोक्रेसी पे, जिसके संस्थापक आपके मैक्स वेबर को माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एमिल दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना। एमिल दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या का मुख्य कारण सामाजिक एकता की कमी को माना था, जिसकी वजह से सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा समाज में एकता की कमी। आज का लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी 11 का, वो है आपका इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके इंडियन के समाजशास्त्री थे, उनसे आपके एग्जाम में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। और पहले क्वेश्चन को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लो और आपको बताना है कि कौन सा भारतीय समाजशास्त्री जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, गोपाल कृष्ण गोखले, राम कमल मुखर्जी या ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो नाम याद रखिएगा एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में जाति पुस्तक किसने लिखी।
एम एन श्रीनिवास ने, बी आर अम्बेडकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या ऑप्शन डी है राम कमल मुखर्जी। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाति पुस्तक आपके बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, ऑप्शन बी। ग्राम्य जीवन और भारत पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? क्या राधा कमल मुखर्जी थे, एम एन श्रीनिवास, गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी है ए आर देसाई। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन को भी वह क्वेश्चन टेक आउट कर पाना मुश्किल है। चैप्टर 10 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सारे क्वेश्चन को आंसर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पर याद रखिएगा, क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का समाजशास्त्रीय अध्ययन पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? ए आर देसाई को, एम एन श्रीनिवास को, राधा कमल मुखर्जी को, या ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को तो आप रट्टा मार के जरूर रखना, याद रखना, जो कि भारत में समाजशास्त्री अध्ययन का पुस्तक ए आर देसाई द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बी आर अम्बेडकर का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या था? पहला ऑप्शन है जातिगत भेदभाव, आर्थिक विकास, शैक्षिक सुधार, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य सेवाएं। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिगत भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज में किस प्रक्रिया का अध्ययन किया है? आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण, या ऑप्शन डी है शहरीकरण। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज में संस्कृतिकरण का अध्ययन किया था, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण टिक आउट करते हैं, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि भारतीय समाज में डिक्लाइंग जॉइंट फैमिली के विचार किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है ए आर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी है आपका एम एन श्रीनिवास। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 10, जाति का उन्मूलन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? क्या वो बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था, एम एन श्रीनिवास, गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो जातियों को लेकर मैक्सिमम पुस्तकें जो हैं आपके बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय समाज के किस पहलू को विशेष अध्ययन किया था? इसका आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करना। कम से कम जितने लोग आप वीडियो देखते हो सारे लोग वीडियो लाइक करना, क्योंकि आपको सिर्फ ये 45 से 50 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसको बनाने में हमें कम से कम 3 से 4 दिन का मुझे टाइम लगा था इस क्वेश्चन को बनाने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए कम से कम एक लाइक सबको ही आप करना, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। ऐसा कंटेंट आप यूट्यूब पे पूरा सर्च कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, मेरा दावा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा यूट्यूब पे सर्च करके देख लिया, कहीं भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिला। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। ऐसा नहीं कि मैं आपका टाइम पास कराऊँ जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आए ना। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं बस वही क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करता हूँ। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम्य जीवन। अगले वीडियो में हम क्लास 12 का जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर को सारे टॉपिक से टॉप 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाएगा। तो बस इस वीडियो पे प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जो आपके आने वाले वैकेंसी है बीपीएससी 3.0, बीपीएससी 4.0, या फिर स्टेट का वैकेंसी, स्टेट का जो फॉर्म आएगा अगस्त सितंबर में, उसका भी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 251 रुपीज़ में, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और व्याख्या सहित रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी काफ़ी डिटेल वीडियो है, क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा, साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक से पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा 251 में, जो कि आपको 2000 बैच लेकर किसी भी यूट्यूब से आप लोगे, कोई भी आपको इतना कंटेंट नहीं देगा, इतना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना कहीं भी आपको सिर्फ 251 में कहीं नहीं मिलेगा।
ये मेरा दावा है, मैं इसे लिख के दे सकता हूँ और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा जिससे आपका पेपर फर्स्ट टाइम में आप क्वालीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालीफाई किया हुआ है। तो सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि काफ़ी कम रेट में आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।